हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। क्लास 11th बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए भी वीडियो बना दी जाए, तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए भी कंटेंट आ जाएगा अब चैनल के ऊपर। तो वन शॉट में करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स को। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स तक भेज दीजिएगा। इसके जो नोट्स आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो हैं उस पर, और बाकी की चीज़ें भी आप लोगों को यहीं पे मिलने वाली है। मतलब जैसे कि मैं फ्री क्लासेस लेता हूँ तो उसके लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं, नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। तो आप लोगों को अगर फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर है भाई साहब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स को पढ़ेंगे, रेस्ट पे भी और मोशन में भी। तो इसलिए सबसे पहले पता होना चाहिए यार कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है भाई? जो सब्सटेंस फ्लो कर सके वो फ्लूइड कहलाता है। खास बातें क्या होती हैं? फ्लूइड यार जिस कंटेनर में होता है वो उसकी शेप को ले लेता है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लूइड जो होता है इट कैन नॉट विद स्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। कैन नॉट विद स्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, ये बोलो कि ये शेयरिंग स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट कि जो इस तरीके से, मतलब आपने बोला कि जो सब्सटेंस है जो फ्लो कर सके वो फ्लूइड कहलाते हैं। तो इसका मतलब लिक्विड एंड गैसेस, उनको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। इनके बारे में कुछ खास बात मैंने लिखी हुई है जिनको अगली स्लाइड पे हम पढ़ने वाले हैं। लिक्विड यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे, या लिक्विड यहाँ पे जो भी हम जिससे डील करेंगे, तो वो कैसा होगा भाई? इनकम्प्रेसिबल होगा। और उसके पास क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस में क्या होता है भाई? ये कंप्रेसिबल होती हैं और एक्सपेंड टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट। मतलब गैस के पास क्या है भाई? मतलब गैस को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, और जितना भी स्पेस उसके पास होता है ना, तो उसको वो ऑक्यूपाई करने की क्षमता रखती है। बट इसका जो है एक डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। समझ में आई चीज़ें? चलो अब ध्यान से पढ़ते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि हमें फ्लूइड से डील करना है। मेनली लिक्विड लिक्विड करते रहेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो यार, आइडियल फ्लूइड वो है जो इनकम्प्रेसिबल है। इससे क्या समझते हो? इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि फिक्स्ड वॉल्यूम हो, मतलब उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा सकता। उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे तुम्हें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय में वॉल्यूम है। और मास तो ऑलरेडी फिक्स रह गई, मास तो ऑलरेडी फिक्स रह गई। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पे जो डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड या फ्लूइड वो होंगे जिनकी डेंसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस क्या होता है भाई? एक ये प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की। मतलब होता क्या है कि जो फ्लूइड्स होता है ना वो लेयर में चलता है। फ्लूइड्स जो होता है वो लेयर में चलता है, और एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती रहती है। मान लो जिस साइड जा रही है उसके अपोजिट लगाती रहती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये बोला गया है नॉन विस्कस। तो नॉन विस्कस का मतलब यहाँ पे वो टेंजेंशियल फोर्स नहीं होती है। देयर इज़ नो टेंजेंशियल फोर्स अमंग लिक्विड लेयर्स। तो दो बातें आइडियल फ्लूइड के बारे में। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। नॉन विस्कस का मतलब है कि टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे लेयर्स के बीच में नहीं लगने वाली। ठीक है, तो समझ में आ गया दोनों चीज़ें। अब बात करते हैं यार प्रेशर क्या होता है। देखो यार, प्रेशर तुमने लिखा होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ऐसे लिखो, बट ये सफिशिएंट नहीं है। प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, मान लो अगर ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं मानी जाएगी। कौन सी फोर्स भाई इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है? जो परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस के, क्या होगी? जो परपेंडिकुलर होगी। तो प्रेशर जो होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन में एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन में एरिया। अगर मान लो एरिया तुमने जो ज़्यादा ही छोटा लिया है तो उसके ऊपर एक छोटी सी फोर्स लगा रहे हो, तो डेल्टा एफ बाय में डेल्टा ए जो हम लिख रहे हैं उसको देखो, नॉर्मल फोर्स जो है, मान लो कुछ भी आपने लगाई डेल्टा एफ, किसके ऊपर लगाई? डेल्टा ए के ऊपर लगाई, ये हो गया। लेकिन जब हम एक छोटे से एरिया की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो एरिया है भाई साहब, छोटे से एरिया की हमने बात करी है, तो इसका मतलब वो अप्रोच करेगा जीरो को। जीरो नहीं होगा बट जीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब 0.000 कुछ वैल्यू होगी। है तो जीरो के बराबर ही, बट वो वैल्यू है भाई साहब। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं फिजिक्स में कि भाई जो जीरो को अप्रोच करता है, एक्चुअल में जीरो नहीं होता, तो उसको डी की फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब डेल्टा जो होगा वो डी बन जाएगा,
ऐसे, तो ये बन गया DF बाय में DA। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो देखो ऊपर फोर्स है, नीचे क्या है एरिया, तो फोर्स क्या है न्यूटन, नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर को ऊपर ला के लिखेंगे तो मीटर इन्वर्स बोल सकते हो, मतलब न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर, न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हो। और इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं भाई, पास्कल भी बोल सकते हैं, PA। और प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हम फ्लूइड से डील कर रहे हैं तो फ्लूइड प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब फ्लूइड कैसे प्रेशर लगाता है, प्रेशर इन ए फ्लूइड। देखो यार ये एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, ये फ्लूइड भरा पड़ा है, ठीक है, फ्लूइड भरा पड़ा, और ये कैसा है, रेस्ट पे है। तो जब फ्लूइड रेस्ट पे है ना, तो भाई साहब वो फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा, किसके ऊपर करेगा, जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में होगा, जैसे कि यहाँ ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में, तो इनके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, इनके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कैसी होगी भाई, परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस के। फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट ए फोर्स परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट में हो, किसी भी शेप का हो, ये पहला पॉइंट याद रखना। अच्छा रेस्ट पे है तो भाई इसका मतलब फिर फ्लूइड फोर्स कैसे लगा रहा है, होता क्या है कि जब मतलब फ्लूइड किससे बना है यार, मॉलिक्यूल से बना है, एटम से बना है, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मतलब वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं, वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होता, तो ऐसे हमें ऊपर से देखने पे वो पता नहीं लगता, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखने को पता लगेगा। तो इसका मतलब वो क्या करते हैं एक दूसरे को, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वो जिस कंटेनर में है या जिसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं उसके साथ कोलाइड होते हैं, उसके साथ क्या होते हैं, कोलाइड। प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इज ड्यू टू मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद कंटेनर वॉल्स। समझ में आई चीज़ें। तो प्रेशर क्या है, अभी समझ में लिया है कि फोर्स है, बट ये फोर्स परपेंडिकुलर है उस एरिया के, ठीक है बेटा। चलो तो यूनिट्स वगैरह हमने देख लिया, बट एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है, वो होती है बार, 1 बार, जो कि किसके बराबर होती है, 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। और पास्कल क्या होता है वो मैंने अभी तुम्हें समझाया है। ये देखो यहाँ पे न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर इन्वर्स यहाँ पे लगाओ यार, यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है, क्योंकि न्यूटन ऊपर है, मीटर स्क्वायर नीचे है, तो वो ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाम से पता लग रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से, इट इज़ प्रेशर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ये भाई किसका प्रेशर है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है। और ये कैसे चेंज होता है, कुछ चीज़ें हैं बस इसके बारे में याद रखनी है आप लोगों को। ये चेंज होता है किसके साथ, वेदर एंड एलिवेशन के साथ, मतलब ऊंचाई के साथ, मौसम के साथ और ऊंचाई के साथ ये चेंज आता है। इसकी मतलब लिखना का जो तरीका होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम लिखते हैं तो 1 ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 ATM जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको शो करने का तरीका ये कि 1 ATM जो होगा, ठीक है, ये पैसे निकलवाने वाला ATM नहीं है भाई साहब, ठीक है, तो ये 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। और एक पास्कल मैंने अभी तुम्हें बताया था, सॉरी एक बार मैंने तुम्हें बताया था कि 1 बार किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, तो ये बार हो जाएगा, तो ये बार में लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये किस में लिख दिया, बार में लिख दिया, ओके। तो उस टाइम पे ये होगी एक यूनिट। अगर आप टूर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 ATM जो है भाई साहब वो 760 टूर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता होनी चाहिए, जिसको P0 से शो करते हैं, इसकी ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए 2। और ये कैसे बदलते हैं, मौसम के साथ और एलिवेशन के साथ बदलते हैं। मैंने वही चीज़ नोट्स के अंदर डाली है यहाँ पे, जो आप लोगों के लिए काम की है बेटा। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ध्यान से सुनना कि एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर ये है क्या, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। द एक्सेस प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया, ठीक है, उससे ज़्यादा एक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली कॉल्ड गेज प्रेशर, ठीक है। मतलब आप लोग ये बोलोगे कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में गेज प्रेशर जो होगा, ठीक है, प्लस में गेज प्रेशर जो होगा वो एक प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है, वो एक क्या बना रहे हैं, प्रेशर, बट हमने
एक्सेस प्रेशर चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्सेस प्रेशर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये वाला इधर आ जाएगा, तो माइनस हो गया किससे, यहाँ पे जो प्रेशर था, ठीक है, तो वो आ गया एक डिफरेंस। मतलब एक्सेस प्रेशर से तुम क्या समझते हो यार, एक मान लो मैंने तुम्हें एक प्रेशर बताया कि मान लो 5 है, वो 5 बार है कुछ भी, और एक प्रेशर बता दिया मैंने कि वो 12 बार है। तो भाई 12 और -5 वो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्सेस प्रेशर है, वो ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, समझ में आया। द एक्सेस प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली कॉल्ड गेज प्रेशर एंड द टोटल प्रेशर जो होता है ना उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है। जो टोटल प्रेशर होगा उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है। मान लो यहाँ पे 12 है प्रेशर, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 5 है प्रेशर, यहाँ पे 12 है प्रेशर, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये 5 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 12 जो वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है भाई साहब वो कौन है, वो गेज प्रेशर है। वो कौन है, गेज प्रेशर है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा है। और गेज प्रेशर जो होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लेस देन 0 आप बोल सकते हो, लेस देन 0 आप बोल सकते हो। समझ में आई चीज़ें भाई। एक्सेस प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे बोला जाता है गेज प्रेशर, या फिर सीधा ये समझ लो कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर। अब ये गेज क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज़्यादा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज़्यादा प्रोसेस नॉट प्रोसेसर प्रेशर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में, जैसे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड को देखने वाला। डेंसिटी क्या होता है यार, मास बाय में वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, मतलब इसमें ना क्या होगा कि हम दो सब्सटेंस लेंगे और उनकी नॉट वेलोसिटी, उनकी डेंसिटी के बीच का एक रिलेशन बता रहे होंगे, वो किस तरीके से उनकी डेंसिटी रिलेट करती है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी है। या फिर इसको दूसरा नाम है भाई साहब स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो होता है किसका, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड या फिर सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड या फिर सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया, क्योंकि भाई साहब 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर वाटर, और वो भी कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आर डी क्या है ये डेंसिटीज़ का रेशो। भाई ऊपर सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड आएगा, नीचे वाटर आएगा, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब ऊपर डेंसिटी है नीचे डेंसिटी है, तो इसका मतलब इसके पास ना यूनिट है ना डायमेंशन है, तो ये यूनिटलेस है। क्या है ये, यूनिटलेस है। समझ में आया। चलिए अब ध्यान से देखना। अब डेंसिटी हमने लिखा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी समझ लेते हैं भाई साहब। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं ऐसा यूनिट में बात करूं तो वो होगी 1000 किलोग्राम। नीचे मीटर क्यूब होगा, बट उसको मैं -3 करके लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहता हूँ, मतलब CGS सिस्टम में लिखना चाहता हूँ, तो 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ऐसे बोल सकते हो। ये याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये चीज़ें। इवन इसके ऊपर तो न्यूमेरिक मतलब आता है, क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बन जाता है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों को, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज़ 0.8, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है। फाइंड द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ऑयल इन CGS एंड SI यूनिट। देखो यार सिंपल सा तरीका है, हमें RD दिया हुआ है, हमें फॉर्मूला पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें पूछा क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पूछी है या लिक्विड बोली है, वो कौन है, ऑयल है ना, हाँ ऑयल है भाई। फाइंड द एब्सोल्यूट डेंसिटी, क्योंकि RD दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें अगर इसकी डेंसिटी निकालनी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कितनी होती है CGS में, वो होती है 1 ग्राम, नीचे सेंटीमीटर क्यूब, साथ में RD दिया हुआ। RD एक प्योर नंबर है, ठीक है, क्योंकि यूनिट लेस होता है ये, तो वो कितना है, वो है भाई साहब 0.8। तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 से, तो हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी आ जाएगी। अगर SI में चाहिए तो ग्राम को 1000 बना दो, मतलब ग्राम को किलोग्राम बना दो, और सेंटीमीटर क्यूब को क्या बना दो, मतलब सेंटीमीटर को मीटर बना दो, तो वो बन जाएगी 800 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। 800 मतलब 800 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। क्लियर है बेटा।
तो ऐसे हम कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, विद डेप्थ। ये एक कंटेनर है जिसकी डेंसिटी कितनी हमने मानी है, रो है। इसके अंदर क्या भरा हुआ फ्लूइड है और जिसकी हाइट कितनी है फ्लूइड की, वो h है, मतलब h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। हम कंटेनर की बात नहीं कर रहे हैं कितनी हाइट का, बट हाइट जो है फ्लूइड की वो h है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि यार जो फ्लूइड होता है रेस्ट पे होता है वो क्या करता है, वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में होगा, जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में होगा उसे ये क्या करेगा, मतलब वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब हम डेप्थ के लिए कर रहे हैं तो साइड वॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेप्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये यहाँ पे लग रही है एक फोर्स। ठीक है, तो वो फोर्स क्या है भाई, वो फोर्स है पूरे का, इसका पूरे का पूरा वेट, वजन, तो जिसको हमने mg से लिखा, mg से लिखा। m क्या है, मास ऑफ द फ्लूइड। तो मास को कैसे लिखते हैं यार, देखो डेंसिटी को लिखते हैं मास बाय में वॉल्यूम, तो मास को कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में हम लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमने कंटेनर लिया है, मान लो उसका जो ये बेस है या अपर जो है वो सेम है, मतलब सेम एरिया का है, और उसको हमने मान लिया कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो a है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना कि भाई मास को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो वॉल्यूम इंटू क्या करना पड़ेगा, मुझे डेंसिटी करना पड़ेगा। तो डेंसिटी तो मुझे पता ही है कितनी, अभी रो है। अब वॉल्यूम कैसे निकालूँ, हाइट पता है यार, एरिया पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ कितनी है, वो हाइट है। तो डेंसिटी वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू लेंथ, और साथ में जी तो था ही। अब प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो रो ए एच जी अपॉन में ए, तो ए से ए कैंसिल, तो आप लोगों के पास प्रेशर आ गया जो कि रो एच जी है या रो जी एच है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आई कि जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है भाई साहब किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी के ऊपर और हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मान लो मैं एक मिनट, मान लो मैं एक कंटेनर लेता हूँ जिसमें ये फ्लूइड है, ये डेंसिटी क्या है, कुछ भी डेंसिटी हमने मान ली। ये एक और कंटेनर है जिसमें ये सेम डेंसिटी का ही फ्लूइड है। मैं सेम हाइट पे, मतलब इतनी हाइट पे प्रेशर पूछ रहा हूँ, इतनी हाइट पे प्रेशर पूछ रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप ये बोलो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे या सेम हाइट पे जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा प्रेशर। ठीक है, ऊपर से ये हाइट, मान लो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछता, इसी तरीके से एक और कंटेनर होता उसका भी इसी पॉइंट पे पूछता, सेम डेंसिटी, तो प्रेशर सेम होगा। प्रेशर डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर। लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे कि बोल दें कि अगर कंटेनर ओपन है भाई साहब, वैसे इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करने वाले हैं। अगर हम मान लें कि कंटेनर क्या है, यहाँ पे ओपन है, ये कंटेनर कैसा, अगर ओपन है तो ओपन है तो भाई ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो मतलब जो ये टोटल प्रेशर आ रहा है यहाँ पे वो क्या है, रो जी एच तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उसमें अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर दो बेटा। ठीक है, सेम ऐसे उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है, बट इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये रहा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक कंटेनर लिया जिसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड है, जिसके अंदर क्या है भाई साहब, एक फ्लूइड है, और यहाँ पे हमने एक लिक्विड कॉलम ले लिया, लिक्विड कॉलम ले लिया इस तरीके से। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, लिक्विड कॉलम की हाइट है भैया h, जिसकी हाइट कितनी है लिक्विड कॉलम की, वो कितनी है, h है। ये पॉइंट है हमारा 1, ये है 2, या फिर इसको आप a बोल सकते हो, इसको b बोल सकते हो। तो प्रेशर भाई साहब जो a पे होगा वो कितना होगा, देखो हमने बोला है कि प्रेशर जो होता है वो रो जी एच होता है। h कौन होता है, जितनी ऊपर से हाइट। अब मान लो मैं यहाँ पे प्रेशर निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ की हाइट देखो, यहाँ की हाइट कितनी है, h1 है, यहाँ की हाइट कितनी है, h1, तो आप क्या लिखोगे, रो जी h1। अब मान लो मैं यहाँ पे प्रेशर देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ तक की हाइट लिखोगे, वो कितनी है, h2 मैंने मान रखी है, तो वो बन जाएगी रो जी h2। अब अगर मैं देखो यहाँ का प्रेशर मैंने निकाल लिया, यहाँ का मैंने निकाल दिया, लेकिन अगर मैं बीच का प्रेशर लिखना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूंगा, इन दोनों का क्या कर दूंगा, डिफरेंस। तो पी बी माइनस पी ए किया मैंने, तो ये बन गया। इतना समझ में आया। अब H2 माइनस H1 कौन है भाई, H2 माइनस H1 कौन है, ये रहा H2, ये रहा H1, तो ये आ गई उस लिक्विड कॉलम की हाइट। मतलब यार आप ये बोलोगे कि जो प्रेशर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस डिपेंड कर रहा है, वो लिक्विड कॉलम की हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे,
हम डेप्थ पे निकाल रहे थे, तो जितने में लिक्विड भरा पड़ा है ना, जितने में लिक्विड भरा पड़ा है वही तो फॉर्मूले में आया था हमारे पास, वही तो फॉर्मूले में आया था हमारे पास। समझ में आई चीज़ें? चलो, तो ये है एक प्रेशर डिफरेंस का रिलेशन। लेकिन अगर मान लो हम इस पॉइंट को एक्सटेंड करके यहाँ पे ले जाएं, इस पॉइंट को एक्सटेंड करके यहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे, तो भाई जो पी ए प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और मान लो जो बी पे प्रेशर है उसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ कि वो एक पी प्रेशर है, वो क्या है? एक पी प्रेशर। तो प्रेशर डिफरेंस कैसे लिखोगे आप लोग? पी माइनस ऊपर का प्रेशर डिफरेंस पी नॉट किसके बराबर? रो जी एच के बराबर। भाई ये जितनी हाइट है ना वो उसके बराबर, तो हम बोल देते हैं कि ये हाइट एच हो गई है उस टाइम पर जब ये ऊपर भी लेके गए हम। ठीक है, तो अब P इज इक्वल टू हो गया पी नॉट प्लस में रो जी एच, तो वो आ गया बेटा जी। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि सेम हाइट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा इस रिलेशन से। देखो ग्राफ है कुछ, जैसे कि P इज इक्वल टू क्या है? पी नॉट प्लस में रो जी एच है, ये एक प्रेशर है। अब मान लो इनके बीच का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, किस किस के बीच का? प्रेशर एंड हाइट के बीच का एक ग्राफ बना रहा हूँ। तो पी नॉट तो है ही है भाई, हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेशर है, उसके बाद ये प्रेशर लिख रहे हैं, तो ये यहाँ से शुरू ना होकर यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि रिलेशन है पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस में रो जी एच। रो जी एच, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, बट इनिशियल प्रेशर है हमारे पास, तो वो यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेशर के रिगार्डिंग, वो आप लोगों को आने चाहिए। जैसे एट ए पॉइंट इन द लिक्विड कॉलम द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट इन इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये भी पास्कल लॉ करेंगे तो उसे भी समझ में आ जाएगा। एट ए पॉइंट इन द लिक्विड कॉलम द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इन ए लिक्विड प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम लेवल। भाई क्या बोल रहा है कि प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा जो सेम लेवल पे होंगे। किसी लिक्विड के अंदर अगर मान लो प्रेशर ढूंढ रहे हो सेम पॉइंट्स पे जो सेम लेवल पे हो, तो वो प्रेशर सेम रहने वाला है। देखो मान लो मैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बोलूँ, तो ये सेम लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम है, तो इनकी हाइट जो है वो सेम है। ठीक है, रो जी एच पे तो डिपेंड कर रहा है, तो दैट्स वाई वो सेम रहने वाला है। ये और ये कॉमन है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड ओनली ऑन द हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। तो शेप का फ़र्क नहीं पड़ता है, हाइट का फ़र्क पड़ता है। किसका फ़र्क पड़ता है बेटा? हाइट का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा ही यहाँ पे मान लो मैं इसकी हाइट बोल रहा हूँ कि ये एच है, इसकी हाइट भी बोल रहा हूँ कि मैं एच है, तो आप बोलोगे कि यहाँ इस पे प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। मान लो इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। मतलब सेम डेंसिटी के यहाँ और यहाँ प्रेशर आप लोगों को बताना है, तो आप बोलोगे ये सेम हाइट पे है, ये सेम हाइट पे है। ठीक है, तो इनका प्रेशर सेम होगा, लेकिन शेप अलग है, तो वेट अलग हो सकता है, इनका वेट अलग हो सकता है, तो वो वेट अलग अलग बराबर नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वेट बराबर, प्रेशर बराबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पास्कल लॉ है भाई। पास्कल लॉ इज़ वेरी सिंपल लॉ। ठीक है, बस ये आप लोगों को रट लेना है और आप लोगों का काम चल जाएगा। क्या कहता है पास्कल लॉ? इट स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड is transmitted undiminished to every portion of the fluid and the wall of the containing vessel। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक enclosed fluid है और उसमें हम किसी भी पॉइंट पे पर क्या करें? प्रेशर लगाएं भाई साहब, किसी पॉइंट पे क्या करें? प्रेशर लगाएं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमने प्रेशर लगाना होगा किसी एक फोर्स को यूज़ करके। परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है इस पिस्टन के ऊपर, इस एरिया के ऊपर। ठीक है, इतने कुछ एरिया है यहाँ पे, तो एक प्रेशर हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो प्रेशर है ना, ये नहीं है कि ये सिर्फ यहीं इसको मिलेगा, ये पूरे के अंदर क्या होगा भाई, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिटेड। और ये नहीं है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा लगा तो यहाँ पे कम 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 ऐसा जाएगा, भाई अनडिमिनिश्ड बोला गया है, पूरे का पूरा प्रेशर जाएगा, जो यहाँ पे होगा वही सारे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हो कैसे, कि एक कंटेनर ले रखा है जिसमें सारे पोर्शन जो है भाई अभी बंद है, और यहाँ ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं, ये प्रेशर इस पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होगा कि अगर हम इन चारों का होल है, मतलब जो माउथ है वो अगर ओपन कर दें, तो इनसे जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो सेम इंटेंसिटी का होगा। कैसा होगा वो? सेम इंटेंसिटी का होगा। मतलब आप बोलोगे कि यहाँ सेम इंटेंसिटी का तभी हो सकता है ना कि जब यहाँ से जो प्रेशर होगा वो सभी जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरे के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये होता है पास्कल लॉ। इसके दो एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में है, देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ,
एक होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक होता है भाई साहब हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है। तो समझा देता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से देखना। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करते हैं भाई, यूज टू सपोर्ट और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को या तो सपोर्ट करती है या उनको लिफ्ट करने के काम आती है, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ ऐसे ये बना रखी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बना रखी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्यों बोलते हैं, हाइड्रोलिक जहाँ पे लिक्विड यूज़ हो रहा है तो उसको हाइड्रोलिक बोला जा रहा है। यहाँ का एरिया यार हमने लिया, छोटा एरिया ये A1 है और इस साइड पे फोर्स लग रही है F1। यहाँ का एरिया बड़ा है जिस पे हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है, मतलब वो अप डाउन होगा डिपेंड अपॉन द फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अप डाउन होगा, ये एक पिस्टन है, ठीक है। ये कार को उठाने वाला पिस्टन है, कार को ऊपर नीचे करता है। जब सर्विस करवाने जाते हैं ना तो वहाँ पे कार को ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर सर्विस करते रहते हैं, बंदा खड़ा होकर ऐसे सर्विस करता रहता है। तो वो वाला सीन है। तो भाई ये यहाँ का एरिया क्या है, यहाँ का एरिया बड़ा जिसको हमने A2 बोला, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगी, वो होगी F2। अब ध्यान से देखना, यहाँ से आपने एक फोर्स लगाई जो कि है F1 अपॉन में A1। आप बोलोगे आपने एक प्रेशर यहाँ पे लगा दिया P1। अब ये पूरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई कहाँ पे, ये पूरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया फ्लूइड के अंदर और पहुँच गया यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे ये प्रेशर है तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ इसको खींचेगा, मतलब एक फोर्स इस पे जा रही है। तो मतलब यहाँ का अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूँ, यहाँ का प्रेशर अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो कितना होगा, इस पॉइंट का अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूँ तो उसको आप लिखोगे F2 बाय में A2 लिखोगे। पास्कल लॉ ने बोला है कि भाई जो प्रेशर यहाँ से अप्लाई होगा वही प्रेशर यहाँ पे बराबर होगा। पास्कल ने बोला कि जो प्रेशर यहाँ से भेज रहे हैं वही यहाँ के प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ का प्रेशर इज़ बराबर, ठीक है। मान लो ये A पॉइंट है तो ये B पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो भाई दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को हमने क्या किया, बराबर किया। तो एक है F1 बाई A1, दूसरा है F2 बाई में A2। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, F2 फोर्स चाहिए, क्योंकि वो फोर्स ही तो उठा रही है इस गाड़ी को। तो F2 निकाला और देखो F2 की वैल्यू क्या आ रही है यार, F2 जो है भाई साहब वो A2 बाई A1 इंटू में F1 आ रही है। मतलब पहले वाली फोर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और यहाँ का एरिया बड़ा है, एरिया ऊपर है, वो छोटा एरिया नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो F2 फोर्स है वो पहली वाली फोर्स से बहुत ज़्यादा हो गई है, आपने ये सिंपल से एक एग्जांपल देखा होगा, गाड़ी का जब पंचर मतलब टायर पंचर हो जाता है और फिर उसके बाद वो जैक लगा के यूज़ करते हैं, वो ऐसे हाथ से मारते और गाड़ी उठ जाती है। भाई वो कम फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरा जो पिस्टन है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, पिस्टन उसके ऊपर क्या कर रहा है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट हाइड्रोलिक ब्रेक्स देख लो, इसमें क्या होता है यार, पूरा एक सिस्टम देख लो पहले। ये है मास्टर पिस्टन, ये क्या बोला जाता है, मास्टर पिस्टन। ये है पैडल, ब्रेक पैडल है ये, जो गाड़ी के अंदर होता है, जिसको आप दबाते हैं ऐसे गाड़ी चलाते हुए, ब्रेक लगाते हुए, ठीक है। अभी तो कई बच्चे बोलेंगे अरे सर हमने तो गाड़ी चलाई नहीं है कभी, कोई बात नहीं, चला लोगे, कामयाब होने के बाद ज़रूर चलाओगे, ठीक है। तो भाई ये है मास्टर पिस्टन और यहाँ पे है एक कनेक्टिंग पाइप जो आगे जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने पिंक टाइप बनाया, ये क्या है, ये है भाई साहब रिम ऑफ व्हील। जो व्हील हमने गाड़ी में लगाया हुआ है उसका रिम जो होता है, ठीक है। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल बताऊँ मैं तुम्हें कि जैसे व्हील होता है ना, पूरा पहिया होता है, उसमें जो रबड़ पार्ट होता है, ट्यूब पार्ट होता है, उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा वो व्हील है, वो क्या है, व्हील, मतलब वो रिम है, ठीक है। ओके, उसके बाद उस रिम के अंदर की साइड लगे होते हैं यार ऐसे, ये होते हैं ब्रेक शू, दोनों साइड लगे होते हैं, दोनों साइड क्या लगे होते हैं, ब्रेक शू लगे होते हैं। और इसको बोला गया मास्टर पिस्टन, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी पिस्टन होते हैं, मतलब छोटे पिस्टन होते हैं, ये इधर से। यहाँ भरा हुआ है भाई साहब ये ब्रेक ऑयल, ये क्या भरा हुआ है, ब्रेक ऑयल भरा हुआ है। इन दोनों शू ब्रेक को, मतलब ब्रेक के जो शू हैं उनको कनेक्ट करने के लिए स्प्रिंग लगे हुए हैं, जिनको नाम बोलते हैं सिंपल स्प्रिंग। ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस और एक्सपेंड होते रहते हैं, ठीक है। चलो जी, अब होगा क्या कि यहाँ पे भरा हुआ है फ्लूइड्स, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ, और ये फ्लूइड क्या करेगा, जब भाई साहब ब्रेक लगती है ना तो यहाँ से फोर्स अप्लाई हुई, तो मतलब यहाँ पे आप बोलोगे कि एक प्रेशर बना, वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे के अंदर, और वो यहाँ पे भी सेम हो और यहाँ पे भी इस साइड पे सेम हो। तो ये क्या करेंगे, इन पिस्टन को इधर की तरफ दबाएंगे, और ये दबाने से ये शू ब्रेक रिम के साथ ऐसे अटैच होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ भाई साहब चल रही थी, उसके साथ कुछ आपने ऐसे
फ्रिक्शन में ला दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है बेटा। मतलब यहाँ से जो फ्लूइड में आपने प्रेशर अप्लाई किया वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो प्रेशर क्या हो गया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिससे ये शू ब्रेक यहाँ पे टच करना शुरू होंगे और ब्रेक लग जाएगी। ऐसा लगता है यार ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा होता है। हाइड्रोलिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि लिक्विड यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर आते हैं? फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स का जो फ्लो है वो कैसा है। देखो यार, हमने बोला है कि स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो। हमने बोला है स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ना एक हमने बोला कि यहाँ से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे, एक पॉइंट मेंशन किया ए, एक पॉइंट हमने मेंशन किया ए यहाँ पे। अभी क्या है कि फ्लूइड के जितने भी पार्टिकल्स हैं जो किसी भी टाइम पे, ठीक है, ठीक है, मतलब टाइम है, किसी भी टाइम पे आ जाए, या फिर बोलो कि मान लो 2 सेकंड पे यहाँ से एक पार्टिकल निकला, फ्लूइड का एक पार्टिकल निकला, 2 सेकंड बाद एक और पार्टिकल इस पॉइंट से होके गया, एक और पार्टिकल 2 सेकंड बाद यहाँ से होके गया, एक और पार्टिकल यहाँ से हो गया। तो भाई जितने भी पार्टिकल यहाँ से इस पॉइंट से होके जाएंगे उन सब की वेलोसिटी सेम होने वाली है। एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। ये नहीं है कि फ्लूइड का एक पार्टिकल ऐसे निकल गया, अब टाइम कुछ भी बदल रहा है भाई, अब जैसे दूसरा पार्टिकल है तो वो इधर हो गया। नहीं भाई, वो इस पॉइंट से ऐसा ही होके जाएगा, सारे पार्टिकल ऐसे ही होके जाएंगे इस पॉइंट से। मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे, तो सारे पार्टिकल ऐसे ही होके जाएंगे। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है तो सारे पार्टिकल इस पॉइंट पे ऐसे ही होके जाएंगे, टाइम के साथ बदलेंगे नहीं। तो इसका मतलब आप ये बोलोगे एनी पार्टिकल फॉलो द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल। सिंपल है। मान लो एक पार्टिकल आया, उसने ये पाथ फॉलो किया, दूसरा पार्टिकल आया, उसने भी यही पाथ फॉलो किया। अब मान लो पहले वाला पार्टिकल यहाँ पे आके ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो दूसरा पार्टिकल जो उसके पीछे पीछे आ रहा है वो भी यही पाथ फॉलो करेगा। तो ये समझो, ये होता है। तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो। ऐसे फ्लो को क्या बोला जाता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। ठीक है, और देखो ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये क्या होती है? ये स्ट्रीम लाइन होती है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रीम लाइन है। अब इन स्ट्रीम लाइन के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करके क्या बता देते हैं? वेलोसिटी बता देते हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करके ऐसे वेलोसिटी बता देते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ऐसे। ओके, अब ये देखो इनके जो फ्लो हैं वो कैसे हों भाई? एक होता है लेमिनार, एक होता है टर्बुलेंट। देखो, जब जो लिक्विड है, मतलब जो फ्लूइड है भाई साहब, वो लो वेलोसिटी से चले और स्मूथली चले और बिल्कुल आराम से शांत तरीके से चले, शांत तरीके से चल रहा है, 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 तो भाई साहब वो क्या है? लेमिनार फ्लो है। लेकिन मतलब फ्लो ऐसा हो जाए, पूरा डिस्टर्ब हो जाए, हाई वेलोसिटी है, कभी ऊपर कभी नीचे, भाई कभी आगे जा रहा पानी, कभी ऐसे झालें बन रही हैं, तो वो कैसा होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है। वो कैसा होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है। हाई वेलोसिटी होती है और डिस्टर्ब फ्लो होता है। इसमें क्या होता है? डिस्टर्ब्ड फ्लो होता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड समझ में आ गया है कि भाई जितने भी पार्टिकल होते हैं, जितने भी पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल है वो क्या करेगा? मान लो जैसे यार एक, कई बार क्या होता है ना, हम किसी को गुरु मानते हैं ना, तो हम उसकी बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, या किसी को हम देख रहे होते हैं उसको देख देख के वही वही चीज़ें करते हैं कि भाई हाँ ये ऐसे कर रहा तो मैं भी ऐसे कर लूँ। तो वही सीन है यहाँ पे भी, स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन में यही है। लेमिनार की लो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, बिल्कुल शांत चलेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो होगा लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट क्या होता है? जिसकी हाई वेलोसिटी होगी, डिस्टर्ब्ड फ्लो होगा। ठीक है, वो होगा भाई आपका टर्बुलेंट फ्लो। ओके, और दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मान लो ये एक स्ट्रीमलाइन है, ये दूसरा स्ट्रीमलाइन है। इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी देखूं पार्टिकल की, ऐसे है, अब दूसरे के लिए भी तो ऐसे ही होगी भाई। तो एक ही पॉइंट से दो थोड़ा होंगी। हमने बोला ना वो टाइम के साथ नहीं बदल रही है, टाइम के साथ नहीं बदल रही है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के ऊपर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ मतलब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? यह बोलोगे आप कि जितना मास एंटर हुआ भाई साहब उतना ही तो मास बाहर आ जाएगा। किसी पाइप में जितना मास एंटर हुआ उतना ही मास यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब फ्लूइड फ्लो होने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से फ्लूइड फ्लो होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से फ्लूइड एंटर हुआ,
विद वेलोसिटी v1 के साथ, और यहाँ से फ्लूइड बाहर हो गया विद वेलोसिटी v3 के साथ। जितना एंटर हुआ उतना बाहर हो जाएगा, तो इसलिए बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, और उसका मास कितना m है, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, v है भाई साहब। ठीक है, तो मास कैसे निकाल दोगे आप, लिखोगे रो इंटू वॉल्यूम से, रो इंटू किससे लिखोगे, वॉल्यूम से लिखोगे। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ें जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मेन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे चलते हैं जिस प्रिंसिपल को ये फॉलो करती है। देखो जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही मास यहाँ से बाहर होगा ट्यूब से। ध्यान से देखना है कि जितना मास यहाँ से एंटर हुआ है उतना ही मास यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मास एंटर हुआ यार, मास कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके हम लिखने वाले हैं। और किसी एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि किसी एक टाइम डेल्टा टी के लिए हम बात कर रहे हैं, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है फ्लूइड। ठीक है, चलो तो भाई मान लो कि यहाँ से फ्लूइड एंटर हुआ जिसकी डेंसिटी है रो 1, तो रो 1 हुआ, डेंसिटी साथ में लिखेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा भाई, वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, वॉल्यूम लिखा जाता है सीधा v से, और v क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होती है, एरिया इंटू लेंथ होती है। अब एरिया तो चलो तुम यहाँ का बोल दोगे कितना है, a1 है, एरिया तो तुम बोल दोगे कि कितना है, a1 है, तो मतलब a1 हो गया। ठीक है, लेकिन लेंथ तो नहीं पता ना भाई, तो वो लेंथ कैसे पता लगेगी, तो लेंथ क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम कर लो, स्पीड इंटू टाइम कर लो। यहाँ से स्पीड कितनी है, v1 स्पीड है, कितने टाइम के लिए बात कर रहे हैं, डेल्टा टी टाइम पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा डेंसिटी जो एंटर हुई, साथ में भाई लेंथ, लेंथ क्या हुई, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, v1 है, टाइम आ गया डेल्टा टी, टाइम आ गया कितना, डेल्टा टी आ गया। क्लियर है, येस और नो फटाफट से बता दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, और साथ में आ गया भाई साहब एरिया, तो वॉल्यूम बनेगा ना, तो ही तो वॉल्यूम बनेगा। तो जितना यहाँ से एंटर हुआ उतना यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, और उतनी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। सारे के सारे मास बराबर होंगे या नहीं होंगे। अब भाई सेम ही तो फ्लूइड एंटर कर रहा है, वही बाहर निकल रहा है, सेम फ्लूइड एंटर करके सेम बाहर निकला, तो डेंसिटी सेम रहने वाली है, तो डेंसिटी हो गई सेम। टाइम सब में कॉमन है, डेंसिटी सब की कॉमन है, तो बचा क्या आप लोगों के पास, v मतलब v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2 इज इक्वल टू v3 a3, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी जो है, एरिया इंटू वेलोसिटी जो है भाई साहब वो हो गया आप लोगों के पास कांस्टेंट, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये एरिया इंटू वेलोसिटी है क्या भाई, एरिया इंटू वेलोसिटी है क्या, इसको एक और नाम दिया गया जिसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो भी इसको बोलते हैं बेटा जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि a इंटू वी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, या फिर आप बोलो कि a और v में ये रिलेशन होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। ठीक है, सिंपल है भाई, बस एक चीज़ याद रखना है, जितना मास यहाँ से एंटर हुआ है उतना ही यहाँ से बाहर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बर्नौलीज थ्योरम है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। तो ये आप लोगों का जो एग्जामिनर होता है ना क्लास 11th वाला, जो मतलब पेपर बनाते जो टीचर होता है, वो भाई साहब जरूर पूछेगा ये बर्नौली थ्योरम क्या बताती है हमें। बर्नौली थ्योरम भाई साहब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताती है। और ये किस पे एप्लीकेबल है, आइडियल फ्लूइड पे। आइडियल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, इवन उनमें कोई भी रोटेशनल वेलोसिटी ना हो फ्लूइड्स की, मतलब ओमेगा इज ज़ीरो हो, वो भी बात करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो समझ में आ गई कि बर्नौली थ्योरम क्या करती है यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या है ये। इट स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भैया, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इट स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होंगे भाई साहब एक कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर होंगे, कांस्टेंट के बराबर होंगे। अब उसको देख लेते हैं कि कांस्टेंट के बराबर कैसे होते हैं। चलो यहाँ पे हमने एक पाइप लिया जिसके अंदर क्या किया कि फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर हो रहा है।
ये वाला जो सिरा है भाई साहब ये H1 हाइट पे है, ये वाला जो सिरा है वो H2 हाइट पे है। ठीक है, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया वो A1 है और यहाँ का जो एरिया वो A2 है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि यहाँ से फ्लूइड के पार्टिकल्स जो कि एंटर कर रहे हैं, ऐसे फ्लूइड के पार्टिकल जो कि एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, और एंटर करके ये आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते मान लो ये यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब इसी तरीके से भाई क्या होगा, मान लो सुनो ऐसे करते हैं हम कि अभी फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्लूइड है भाई, फ्लूइड एंटर, पीछे से ऐसे फ्लूइड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो यहाँ पे फ्लूइड है और यहाँ पे फ्लूइड है। ठीक है, तो भाई जैसे ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेंगे, ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये पार्टिकल भी तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये पार्टिकल भी तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मतलब उतने टाइम के लिए हम मान लेते हैं। तो अभी देखो ध्यान से कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स यहाँ तक जब जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक वर्क डन हो रहा है। ठीक है, क्या करने के लिए भाई, भाई पुश करने के लिए, पुश करने के लिए वॉल्यूम को पुश ही तो किया जा रहा है। ठीक है, द वर्क डन बाय प्रेशर डिफरेंस इन पुशिंग वॉल्यूम डेल्टा वी ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए टू बी। भाई ए से बी में ऐसे वॉल्यूम को पुश करने में एक वर्क डन हुआ। आप सिंपल भाषा में समझो कि भाई जहाँ इसको जब हमने आगे की तरफ सरकाया तो ये इधर की तरफ सरकेगा या नहीं सरकेगा यार, सरक जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे फ्लूइड्स थे, ये यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ के जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ पहुँच गए, वो आगे की तरफ पहुँच गए। इन एक्चुअल में फ्लूइड ही तो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड ही तो फ्लो हो रहा है, तो एक वर्क डन हो रहा है। मतलब अब डेल्टा वी वॉल्यूम जो है वो उसको पुश कर रहे हो इन पॉइंट्स के बीच में, इन पॉइंट्स के बीच में, तो वो वर्क डन हमने लिखा। वर्क डन क्या होता है यार, देखो सिंपल भाषा में समझते हैं कि वर्क डन क्या होने वाला है। फोर्स क्या होता है, सॉरी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया और इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो वॉल्यूम हो गया। तो पी जो हो गया वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मतलब वर्क डन जो हो गया वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो गया। ठीक है, चलो तो वर्क डन हुआ उसको कैसे लिखेंगे भाई, देखो यहाँ पे प्रेशर कुछ और हो सकता है क्योंकि ये हाइट H1 पे है, यहाँ पे प्रेशर कुछ और हो सकता है क्योंकि ये हाइट H2 पे है। तो हमने प्रेशर लिखा P1 माइनस P2 और एक डेल्टा वी का चेंज आया। डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम को हम पुश कर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिख दिया, लिक्विड के वॉल्यूम को जो हम पुश कर रहे हैं। तो वर्क की जो इक्वेशन है मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फिर W इज इक्वल टू क्या है, P1 माइनस P2 डेल्टा वी। और ये कैसे आई थी अभी समझाई थी मैंने। अब ध्यान से देखना, अब अगर फ्लूइड यहाँ से भाई जा रहा है, पहुँच रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब पूरे में भरा पड़ा है, तो एक डेल्टा वी का ही पुश हो रहा है। इन एक्चुअल क्या हो रहा है, एक डेल्टा वी का ही पुश हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई वो चेंज हो रही है। डेल्टा वी वॉल्यूम जो जा रहा है, डेल्टा वी जो जा रहा है भाई उसका एक डेल्टा मास भी होगा ना, डेल्टा एम भी होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में एक चेंज आएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में एक चेंज आएगा। यस आना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे डेल्टा एम। देखो होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है ना, mgh होती है, वैसे तो माइनस में होती है बट अगर हम पहले वाले के लिए लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं, देखो माइनस में अगर होगी तो हम लिखेंगे माइनस डेल एम जी H1 पहले पॉइंट के लिए, माइनस माइनस डेल एम जी H2, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये चीज़ आगे आ गई, ये पीछे हो गई, तो इसलिए ये ऐसे लिखा जाता है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिख सकते हो। अब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है। अभी हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ के आए हैं जिसमें ए वी हमने पढ़ा था कांस्टेंट है, मतलब A इंटू 1/v है, मतलब A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी कम, और जहाँ पे एरिया कम वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है, ये हो सकता है ना। तो भाई अगर यहाँ पे एरिया कम हो और यहाँ पे ज़्यादा हो, या यहाँ पे ज़्यादा हो यहाँ पे कम हो, ठीक है, तो वेलोसिटी का चेंज आएगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज लिख दो। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज 1/2, जैसे कि वो लिखते हैं ना हाफ mv², वैसे लिखना। तो v2² माइनस v1², v2² माइनस v1² हमने लिख दिया। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेंगे, सबको बराबर कर देंगे भाई। वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा ना, तो सबको कर देंगे ऐड, सबको कर देंगे ऐड, कर दिया।
बस सबको ओपन कर लेना है, सबको क्या कर लेना बेटा जी, ओपन कर लेना है आप लोगों को, मतलब जो जो वैल्यू रखी है उनको मल्टीप्लाई करके ऐसे ओपन कर लेना। उसके बाद क्या करना है, सबको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ, सबको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, सबको मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास इन द एंड जो इक्वेशन आएगी वो ये आने वाली है, P1 प्रेशर एट फर्स्ट साइड 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस में रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, अब ये V1 कौन है, वेलोसिटी एट फर्स्ट एंड, ये V2 कौन है, वेलोसिटी एट द सेकंड एंड, मतलब बी की साइड में। ठीक है, बी की साइड में। तो भाई ये देखो ये दोनों बराबर हो रही हैं, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है, जो हाफ रो वी स्क्वायर है प्लस रो जी एच है, वो कांस्टेंट के बराबर हो गए। हाँ बट सर आपने तो पर यूनिट वॉल्यूम बोला था यहाँ पे, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वही तो किया है, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे जो ये रिलेशन आ रहा है उसको मैं डेल्टा वी से डिवाइड ही तो कर रहा हूँ, डेल्टा वी नीचे है ना, तभी तो ये आ रहा है मेरे पास डेल्टा वी इज़ वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने किया था। तो ये जो P1 है, ये P जो है पर यूनिट के बाद आ रहा है, मतलब जब हमने डेल्टा वी नीचे लिखा तभी तो आ रहा है ये P अकेला। समझ में आ गई चीज़ें? तो मेरे ख्याल से क्लियर हैं भाई सबको। क्या, बर्नौली थ्योरम। भाई साहब मैं पहले कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं एक वन शॉट रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। और इस वन शॉट को एक से दो या तीन बार देख लेना हाई स्पीड पे, एक बार सिंपल स्पीड पे देख लेना नॉर्मल स्पीड पर, और एक बार फिर हाई स्पीड करके देख लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं यार, इसकी कुछ एप्लीकेशन है, टोरिसेली लॉ है, ठीक है, या फिर बोलो कि स्पीड ऑफ ई फ्लक्स को देखते हैं हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया यार, यहाँ पे सबसे पहले लिया एक कंटेनर जिसमें यहाँ पे एक होल है जिसका एरिया है A1 और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा पड़ा है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा पड़ा और ऊपर है भाई साहब एयर का प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। और ये जो होल है ये नीचे से इस हाइट पे कितना है, H1 हाइट पे है, और ऊपर से ये H हाइट पे है, या फिर बोलो कि ये वाला लेवल नीचे से H2 हाइट पे है, ये वाला लेवल जो है H2 हाइट पे है। अब टोरिसेली लॉ करता क्या है भाई, भाई जो ये यहाँ से लिक्विड फ्लो होगा, जो यहाँ से लिक्विड फ्लो होगा उसकी स्पीड को मेजर करता है, आउटफ्लो जो होगा। ठीक है, द वर्ड इफ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो, फ्लूइड आउटफ्लो मतलब जो फ्लूइड आउटफ्लो है उसकी वेलोसिटी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यार ध्यान से, अब इस वेलोसिटी को कैसे निकालना है। देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तुमने पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी A1 V1 लिख दो, यहाँ का किसके बराबर हो सकता है भाई, A2 V2 हो सकता है। सर ये A2 V2 कौन है भाई, ये वाला जो ऊपर का है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसके बेस के बराबर ही तो है, तो इसको A2 बोलो। क्या यहाँ से फ्लूइड ऊपर उड़ जाएगा, अरे नहीं, अगर यहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा है तो यहाँ से ऐसे भी तो चल सकता है, यहाँ से ऐसे भी तो चलेगा, फ्लूइड ऊपर से नीचे भी तो चलेगा। तो यहाँ की वेलोसिटी हमने लिखी V2, यहाँ की वेलोसिटी लिखी हमने V2। ठीक है, येस और नो, येस और नो। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कितना, V2 इज इक्वल टू कितना, A1 अपॉन में A2 V1, A1 अपॉन में A2 V1। या फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, V1 निकाल सकते हो, कितना बनेगा, V1 बनेगा A2 अपॉन में A1 इंटू में V2 बनने वाला है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप लोग। क्लियर है बेटा जी? चलो अब अगर एक बात तुमने देखी यहाँ पे, भाई ये वाला जो एरिया है ये छोटा सा एरिया है A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बड़ा छोटा सा और इसका बहुत बड़ा, मतलब A2 इज़ वेरी वेरी बिग या बहुत बड़ा है भाई साहब A1 से, तो इसका मतलब V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि हम A1 को अगर 0 रख दें तो वो तो फिर इसका मतलब V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। बट तो इसका मतलब है कि फ्लूइड जो है वो टॉप के ऊपर रेस्ट पे दिखेगा। समझो ध्यान से कि ये कंटेनर है जिसमें आपने यहाँ पे एक होल कर दिया, यहाँ से होल कर दिया, तो ये भाई यहाँ से लिक्विड जाना शुरू होगा। क्या ऊपर आपको ये लिक्विड ऐसे नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, वो इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर A2 बहुत बड़ा है, अगर A2 इज़ वेरी वेरी बिग एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ऊपर का जो लिक्विड है वो हमें स्टेबल ही दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। ठीक है, ऊपर की वेलोसिटी 0 हो गई। ओके चलो, अब ये पूरी वेलोसिटी कितनी है भाई साहब वो निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो यार,
एक बार यहाँ पे लगाएंगे और एक बार यहाँ पे लगाएंगे। ऊपर कौन सा प्रेशर है यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी नॉट लिखा। ये हाइट कितनी पे है, लिक्विड की हाइट देखो कितने पे, H2 पे है, तो H2 लिखा रो जी H2, प्लस लिखा हमने काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म, तो 1/2 इसकी डेंसिटी रो है, तो रो V2 स्क्वायर। मान लिया कि यहाँ से V2 के साथ फ्लो कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। किसके बराबर होगा भाई, यहाँ के ऊपर प्रेशर, भाई ये ओपन है तो यहाँ पे भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये पी नॉट हुआ। प्लस में ये कितनी हाइट पे है, H1 हाइट पे है, तो ये रो जी H1 हुआ। बर्नौली थ्योरम लिखनी है बस, और उसके बाद हाफ रो V1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये तो कट गए भाई साहब, तो जो बचा बस उसको लिख लिया, और V स्क्वायर और V1 स्क्वायर को एक साइड कर लिया, इसको एक साइड कर लिया, इनको एक साइड कर लिया, मतलब हाइट वाली टर्म को एक साइड कर लिया, वेलोसिटी वाली टर्म को एक साइड कर लिया, ठीक है, ये आ गई। अब इसमें ध्यान से देखना, अब इसमें ध्यान से देखना कि भाई हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें से इस टर्म में से क्या किया कि रो जी को बाहर लिया, H2 माइनस H1 लिखा। अब H2 माइनस H1 कौन है भाई, H2 माइनस H1 वो है H, मतलब इस होल की जो हाइट अब कहाँ से ले रहे होंगे, ऊपर से ले रहे होंगे, बस बात खत्म हुई, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिख दी, वो बन गई रो जी H, प्लस में ये था, ये लिख दिया, और बराबर में ये था। ओके, अब तुम्हें पता है कि एरिया बहुत बड़ा है A2 का इसके कंपैरिजन में, तो V2 जीरो होगा, तो V2 हो गया भाई सब जीरो, तो हमारे पास V1 की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो आ गई दिस 1/2 रो V1 स्क्वायर है किसके बराबर, रो जी H के बराबर, तो यहाँ से V1 की वैल्यू हम ईजिली निकाल लेंगे, तो वो आ गई √2GH। तो जो आप लोग ई फ्लक्स आ रहा है, आउटफ्लो जो आ रहा है, उसकी वेलोसिटी भी हाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल की दूसरी एप्लीकेशन है भाई वेंचुरीमीटर। चलो यार, तो अभी नेक्स्ट करते हैं सेकंड एप्लीकेशन, जो कि बर्नौली की है, वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर क्या करता है यार, वेंचुरीमीटर जो होता है वो बताता है हमें किसके लिए, एक मिनट रुकिएगा, ये एक्स्ट्रा लाइन जो है ड्रॉप कर देते हैं। देखो, तो वेंचुरीमीटर क्या करता है यार, अभी कोई पाइप है, उसके अंदर क्या कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसकी पाइप के अंदर वेलोसिटी देखना यार। आप बोलो कि भाई साहब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप, वो जानना, वो बताएगा कौन, वेंचुरीमीटर। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, पाइप लिया हुआ है भाई, इसका यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A1 है, और यहाँ से ये पाइप थोड़ा सा टाइट हो गया, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ A2, फिर से ये बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है, यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है ऐसे, ये एक डॉटेड लाइन जो लेवल दिखाने के लिए कि इनकी लेंथ कहाँ तक जा रही है, बराबर लेंथ की है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है भाई, ठीक है, तो यहाँ इस साइड में प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से ज़्यादा फ्लूइड ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और जैसे ही फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे प्रेशर कम होगा। कम क्यों होगा, देखो यार, एरिया इन्वर्सली होता है वी के, ठीक है, वी के इन्वर्सली होता है, ठीक है। अब अगर मैं वी की बात करूँ तो एरिया अगर कम है तो वी ज़्यादा होगा, यहाँ पे वी क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा आगे निकल गया। या फिर सिंपल टर्म में समझो भाई, यहाँ पे माना कि प्रेशर P1 है, यहाँ पे माना प्रेशर P2 है, तो जैसे यहाँ पे अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह से लिक्विड ऊपर ज़्यादा चला गया, और इसमें प्रेशर कम होने की वजह से लिक्विड ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ठीक है। ओके, चलो जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे हर एक जगह। तो अगर हम इस साइड के लिए मान लो ये एक लेवल है, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ पे ये पार्टिकल विद वेलोसिटी V1 के साथ फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल विद वेलोसिटी V1 के साथ फ्लो कर रहा है, या फिर बोलो इस पॉइंट पे ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, हमने ये एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर कर लिया है। तो अब लगाते हैं बर्नौली थ्योरम। इस साइड लगाएंगे तो क्या होगा, P1, ठीक है, प्लस में क्या होगा, रो जी H1, प्लस में क्या होगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी साइड के लिए लगा देंगे, लग गई। अब देखो मैंने यहाँ पे रो जी H और रो जी H1 और रो जी H2 को क्या किया हुआ भाई साहब, रो जी H1 और रो जी H2 को कट किया हुआ। वो ऐसा क्यों किया हुआ, क्योंकि यार सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होगा वो तो सेम ही होगा ना। अब आप इस बात पे मत जाओ कि ये एक हाइट H1 पे होगा, ये एक हाइट H2 पे होगा, उस पर मत जाओ, मतलब कुछ ऐसा उस पर मत जाओ। आप सिंपली एक बात देखो कि भाई ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम पॉइंट, ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई भी पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो उसमें प्रेशर सेम रहने वाला है।
तो ये और ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब मान लो ये है P1 और ये है P2, तो अगर आप P1 माइनस P2 लिखना चाहोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, तो हाइट का डिफरेंस आ जाता है ना भाई, रो जी एच, ये लिखा है पहले, समझा दिया मैंने। डिफरेंस कैसे आता है कि भाई अगर मान लो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस लिखना है तो वो रो जी एच आएगा। तो इसका मतलब P1 और P2 अगर इधर आ जाता है ये P2 तो ये P1 माइनस P2 बनाता है, जो कि क्या हो गया, रो जी एच हो गया है, जो किसके बराबर होगा भैया, जो टर्म बची हुई है उसके बराबर होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कट गई ना। और यहाँ से हमारे पास V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2GH आ रहा है, मतलब V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब यहाँ से हम V1 भी निकाल सकते हैं, V2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखो पहले निकालते हैं V1। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना भैया, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले क्या करो, तुम ले लो यार V1 को कॉमन। जैसे V1 को तुमने कॉमन लिया तो यहाँ पे V1 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2GH, ठीक है। अब स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर ही बाहर आ रहा है, जब कॉमन आ रहा है ना तो वो स्क्वायर बाहर आ रहा है, अकेला बाहर नहीं आ रहा है, तो स्क्वायर बाहर आ रहा है, ठीक है। चलो जी, अब ध्यान से देखना, ये बन गया V2 बाय में V1, यहाँ पे काम आएगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कौन काम आएगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे काम आने वाली है, क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू होगा A2 V2 के। अगर मुझे V2 बाई V1 चाहिए, अगर मुझे V2 बाई V1 चाहिए तो क्या होगा, A1 बाई A2 होगा या नहीं होगा, येस और नो। तो भाई ये A1 बाई A2 मैंने लिख दिया, स्क्वायर में है तो स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को एलसीएम लेना है, एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये ऐसे आ गया। तो रह गया यहाँ पे V1 स्क्वायर, तो V1 चाहिए तो अंडर रूट कर दो भाई, क्या ही दिक्कत है, तो आंसर आ गया। ये है V1। अगर तुम्हें V2 निकालना है तो क्या फ़र्क होना चाहिए, सारे का सारा सेम आएगा, सारे का सारा सेम आएगा। फ़र्क क्या है, यहाँ पे V1 था तो एरिया 2 आ गया था, अब अगर V2 निकालना तो एरिया 1 आ जाएगा, बस बात खत्म, और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, वेंचुरी मीटर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं यार विस्कोसिटी पे। किस पे, विस्कोसिटी पे। क्या होता है यार विस्कोसिटी, मैंने बोला था ना कि लिक्विड जो होता है, मतलब फ्लूइड जो होता है उसमें वो कैसे बहता है, वो लेयर्स की फॉर्म में बहता है। तो लेयर्स एक दूसरे पे क्या करती हैं, जब रिलेटिव मोशन होता है तो फोर्स लगाती हैं, ठीक है। मान लो इस साइड लेयर जा रही है तो इस साइड फोर्स लग गई, इस साइड फोर्स लग गई, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो फोर्स होती है उसको पहले पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, विस्कस फोर्स क्या है। द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी एंड सच अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। देखो यार क्या बोला गया है, द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ये जो फोर्स होती है ना लेयर्स के बीच में, उसको ही विस्कोसिटी बोला गया है, ठीक है। या फिर बोल दो कि विस्कस फोर्स, क्या बोल दो, विस्कस फोर्स बोल दो, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये ना फ्लो दिखाया है, कैसे है ये फ्लो मैं बताता हूँ तुम्हें। मान लो ये नदी है भाई साहब, ये नदी का स्थल है, नीचे का तल है, बिल्कुल बॉटम है ये। तो वहाँ का जो फ्लूइड होगा विद वेलोसिटी V1 के साथ बहेगा भाई, वहाँ का जो फ्लूइड होगा वो विद वेलोसिटी V1 के साथ बहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली जो लेयर होगी भाई, उसका जो मतलब अब वो थोड़ी और ज़्यादा स्पीड के साथ बहेगी, नेक्स्ट वाली जो होगी वो और ज़्यादा स्पीड के साथ बहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये होता है भाई साहब, ये होता है भाई साहब वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से। किसकी वजह से होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से होता है। देखो होता क्या है कि लेयर्स के बीच में एक डिस्टेंस होता है, सुनो, लेयर्स के बीच में क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, जिसको मैंने बोला कि मान लो ये dx है, ये क्या है, dx है, ऐसे लेयर्स के बीच में बोल दिया है। तो ये होता है dx। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर तुम्हें चाहिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर तुम्हें चाहिए, ठीक है, तो वो तुम निकाल लोगे। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या, ये होता है dv बाय में dx होता है। क्या होता है ये, dv बाय में dx होता है। मतलब ऐसे समझो कि मान लो अगर लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कम है, लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा है। अगर इनके बीच का ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है। मैंने उल्टा तो नहीं बोला, कि देखो यार ऐसे समझते हैं। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv बाय में dx। अगर dx ज़्यादा है तो जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या होगा, वो आप लोग ऐसे मत बोलो यार, ये तो गलत हो जाएगा। सिंपल से एक भाषा में समझाता हूँ कि भाई ये एक स्थल है नदी वाला, जो पास की लेयर होगी वो ज़्यादा फ्रिक्शन सहेगी यहाँ पे, तो वो एक विद स्पीड V1 के साथ आ गई, वेलोसिटी के साथ आ गई। नेक्स्ट वाली जो है भाई लेयर,
इसके कंपैरिजन में तो कम फ्रिक्शन लेगी, तो वो V2 लेयर के साथ थोड़ी आगे स्पीड आ गई, उसकी नेक्स्ट वाले की और ज़्यादा आ गई, नेक्स्ट वाले की और ज़्यादा आ गई, नेक्स्ट वाले की और ज़्यादा आ गई, और नेक्स्ट वाले की और ज़्यादा आ गई। तो ऐसे ऐसे फ्लो करता है भाई साहब, ठीक है। अब ये जो विस्कस फोर्स होती है ये क्या होती है, मतलब किस किस पे डिपेंड करती है। जो विस्कस फोर्स होती है वो भाई साहब टेंजेंशियली एक्ट करती है लेयर्स के बीच में। मतलब आप बोलोगे कि अगर लेयर्स ऐसे मूव कर रही हैं तो वो ऐसे ऐसे फोर्स लगती है, ठीक है, ऐसे फोर्स लगती है। तो विस्कस फोर्स जो एफ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके किसके प्रोपोर्शनल होगी भाई, एरिया ऑफ लिक्विड लेयर्स के, एरिया ऑफ लिक्विड लेयर्स के, ठीक है, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के ये होने वाली है। समझ में आई चीज़ें मैंने क्या बोली है कि भाई जो विस्कस फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ लेयर्स के। भाई लेयर्स जो कांटेक्ट में आ रही हैं लेयर लेयर के साथ या लेयर किसी दूसरी चीज़ के साथ, तो उनका एरिया कितना टच हो रहा है। तो डायरेक्ट एक तो उस पर डिपेंड करती है डायरेक्टली, और डायरेक्टली एक किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब अगर आप बोलो कि डेल्टा एक्स ज़्यादा है तो विस्कस फोर्स कम होगी, विस्कस फोर्स कम होगी, आप ऐसे बोल सकते हो। डेल्टा एक्स ज़्यादा है तो विस्कस फोर्स कम होगी, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। चलो यार अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा ये -a/dv/में dx। माइनस क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगती है ना। चलो जी, अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो हमने लगा दिया यहाँ पे इक्वल, और साथ में लगा दिया एक कांस्टेंट जिसको बोला ईटा। क्या बोलते हैं इसको, ईटा बोलते हैं। और इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है यार, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर कैसा है, ठीक है। लिक्विड का नेचर कैसा, जैसे कि मान लो एक वाटर है, एक ऑयल है, एक फेविकॉल टाइप होता है, तो उनका नेचर कैसा है, कैसे हैं भाई वो, ओके। तो हमें यहाँ से ईटा ही चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा, ईटा ही चाहिए होता है। या फिर विस्कस फोर्स तुम्हें पूछी जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। विस्कस फोर्स अगर पूछी जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो होती है डेकापोइज। ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, डेकापोइज होती है। तो भाई मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि जो जो चीज़ें तुम्हारे काम की हैं सारी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट, जो विस्कोसिटी होती है भाई वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे अगर लिक्विड की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी घट जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी क्या होती है, घट जाती है, ये याद रखना। गैस में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है यार, प्रेशर अगर इंक्रीज़ होता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है। प्रेशर अगर इंक्रीज़ होता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि लेयर्स बिल्कुल पास पास और पास पास आ जाती हैं, फ्रिक्शन फोर्स और ज़्यादा हो सकती है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई। गैस के केस में बट वाटर के केस में डिक्रीज़ होती है, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट केस है कि वाटर के केस में क्या होता है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, सॉरी। गैस में क्या होता है, इन गैसेज विस्कोसिटी जो होती है वो सेम ही रहती है यार, विस्कोसिटी जो होती है वो सेम रहती है। तो गैस के मतलब गैस के ऊपर जो फ़र्क है वो सिर्फ टेम्परेचर से पड़ रहा है, प्रेशर से नहीं पड़ रहा है। बट लिक्विड में टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों से पड़ रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो विस्कोसिटी जो है वो घट रही है, ठीक है, घट रही है। अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ये याद रखना। और वाटर में डिक्रीज़ होती है। चलिए तो अभी आ जाते हैं स्टोक्स लॉ पे, और ठीक है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यार यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एक लिक्विड लिया हुआ। लिक्विड के अंदर एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, जिसका कुछ भी एक रेडियस हमने मान लिया कि कुछ भी एक रेडियस है इसका आर। इसका एक रेडियस कितना है, आर रेडियस है। अब ये नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो भाई साहब इस पर विस्कस फोर्स किस साइड लगेगी, इस साइड लगेगी या नहीं लगेगी। भाई मोशन अगर इसका नीचे की तरफ है तो इसको विस्कस फोर्स इस साइड लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। अभी बात करके आए हैं, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ ने क्या बताया, स्टोक्स लॉ ने क्या बताया, इट स्टेट दैट द विस्कस फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल इन ए लिक्विड। मतलब इन्होंने एक तरीके से ये बताया कि जब भी किसी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है या फ्लूइड मूव करवाया जाता है तो उसकी एक तरीके से उसके ऊपर लगने वाली फोर्स, ये सब चीज़ों के बारे में बताया कि विस्कस फोर्स जो होगी उसके ऊपर कितनी लगेगी वो बताया। इट स्टेट दैट द विस्कस फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ईटा,
रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल मतलब आर, एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल जिसको वी टी बोला गया। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है इसको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वी टी बोला गया तो मतलब एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेडियस ऑफ बॉल एंड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे कांस्टेंट जो कि होगा के, ठीक है। साथ में कौन है यहाँ पे है ईटा आर वी टी। इस के की वैल्यू होती है बेटा 6 पाई, और ये 6 पाई जो आता है ये एक्सपेरिमेंटली आता है। कैसे आता है ये एक्सपेरिमेंटली आता है, तो ये बन गया एफ 6 पाई ईटा आर वी टी बन चुका है। क्या बन चुका है 6 पाई ईटा आर वी टी बन चुका है। ये एक्सपेरिमेंटली है के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली है, ओके। अब यहाँ पे ये बॉल जैसे मूव कर रही है तो इसके ऊपर जो फोर्स है भाई वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। एक तो भाई इसका जो शेप है साइज है उस पर डिपेंड कर रही है, उस पर डिपेंड कर रही है। मतलब यहाँ पे बॉल है तो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगी, उस पर उसके रेडियस पे डिपेंड करेगी भाई, ये बोल सकते हो आप। ये कितनी स्पीड से आ रही है तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट से बोल सकते हो, और किस फ्लूइड में उसकी वेलोसिटी कितना ये विस्कस है भाई तो उस पर डिपेंड करती है। तो विस्कस फोर्स इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये याद हमेशा रखना है। ये चीज़ें याद करने की ही हैं भाई, ठीक है। इसका डायमेंशनल एनालिसिस है बट वो शायद अब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा तो इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तभी स्टोक्स लॉ पता होना चाहिए तुम्हें। अब बात करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। जैसे कि अभी हमने बोला था कि बॉल जा रही है भाई नीचे की तरफ। अब ये एक बॉल है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है और उसका रेडियस कितना है आर है। अब इस बॉल का जो वेट है भाई साहब वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये मतलब मोशन है, मतलब उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो वो नीचे की तरफ जा रही है, तो डब्ल्यू जो है उसका नीचे की तरफ लग रहा है वेट, ओके। अब जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो भाई साहब इस पर दो फोर्स लग रही होंगी, कौन कौन सी, ध्यान से देखना। ये बॉल जब जा रही है तो भाई लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही है, हटा रही है, तो उतनी ही उसके ऊपर क्या लग जाएगी भाई अप थ्रस्ट लग जाएगी, अप थ्रस्ट लग जाएगी। और लेयर्स के बीच में से बॉल निकल के जा रही है तो विस्कस फोर्स भी लगेगी, तो वो विस्कस फोर्स भी ऊपर की साइड लगेगी क्योंकि बॉल का मोशन इस नीचे की तरफ, बॉल का मोशन इस नीचे की तरफ। देखो अभी क्या है कि ये बॉल चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है और वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ की फोर्स और यहाँ की फोर्स जो है बराबर हो जाएंगी, यहाँ की फोर्स और यहाँ की फोर्स जो है बराबर हो, मतलब W इज इक्वल टू यू प्लस एफ, ये बराबर हो गई, ये बराबर हो गई। तो उससे क्या होगा कि बॉल ना उसके बाद, ध्यान से सुनना मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि भाई ये एक फोर्स लग रही है अब थ्रस्ट फोर्स, ये एक विस्कस फोर्स लग रही है और ये नीचे जा रही है, W इस पे लग रहा है, mg इस पे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रही है। तो क्या होगा कि ये वेलोसिटी के साथ जा रही है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। लेकिन एक टाइम के बाद, एक समय के बाद क्या होगा कि भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगी। अभी तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है लेकिन एक टाइम के बाद, एक समय के बाद इसमें वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट जाएगी, ये बॉल जो होगी वो कांस्टेंट जाएगी, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन अपथ्रस्ट बिकम इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब ऊपर की साइड जो फोर्स लग रही है ना भाई वो नीचे की बराबर हो जाए तो उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाती है, कांस्टेंट के साथ नीचे जाती है, तो वो कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी। वो क्या कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। तो इसका एक डेरिवेशन देख लेते हैं। देखो ये एक बॉल है जिसका वेट क्या होगा भाई, स्फेरिकल बॉल है तो उसका वेट देख लेते हैं कितना होने वाला है। वेट वेट वेट, ठीक है। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। डेंसिटी कितनी है बॉल की भाई, सिग्मा है, ठीक है। डेंसिटी कितनी है बॉल की, सिग्मा है, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिग्मा हो गई है, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में जी हो गया। अरे भाई डब्ल्यू क्या है, मास इंटू ग्रेविटी है, तो मास क्या है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, साथ में जी आ गया ना, है ना। तो डेंसिटी कौन है, बॉल की तो सिग्मा है ना, तो इसलिए सिग्मा लिख दी, साथ में जी है, बात की तो वॉल्यूम लिखा। सिमिलरली अब ये स्फेरिकल है तो ये स्फेरिकल लिक्विड ही डिस्प्लेस करेगी तो उतनी अब थ्रस्ट लगेगी भाई। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब जो वेट डिस्प्लेस कर दिया है वहाँ से, बॉल आई तो बॉल ने वो जगह हटाई फ्लूइड की, तो भाई वो भी एक स्फेयर की फॉर्म में हटाना एक तरीके से, तो उसका वॉल्यूम हमने लिख दिया। अब लिक्विड हटा है तो लिक्विड की डेंसिटी यूज़ कर ली है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है भाई, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, अभी करके आए हैं, ये देखो स्टोक्स लॉ से, ठीक है। तो ये जो हैं भाई साहब, ये
आप लिख सकते हो कि U प्लस एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा या नहीं होगा। ठीक है, हमें निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो एफ एक साइड कर लो, डब्ल्यू माइनस यू कर दो, तो बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के पास हैं, सबको यहाँ पे रख दो, कॉमन लो और आंसर आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा भाई साहब। यही तो है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है यार, सरफेस टेंशन जो होता है प्रॉपर्टी होती है एक लिक्विड की, बाय विर्च्यू ऑफ विच इट्स फ्री सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मतलब जो फ्री सरफेस होता है ना भाई लिक्विड का, वो ना अपने आप को एक कम एरिया में रखने की कोशिश करता है, खींच जाता है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाती है, मतलब एक झिल्ली टाइप, खींची हुई झिल्ली। जैसे चाय होती है ना, चाय ठंडी होनी शुरू होती है तो उसके ऊपर एक झिल्ली सी बन जाती है, तो उसका एरिया क्या करता है, अपने आप को कम एरिया में, मतलब ऊपर का जो फ्री एरिया है वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, ऐसे दिखाता है कि भाई मैं कम होना चाहता हूँ। ये होती है सरफेस टेंशन, और ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मान लो ये एक जार है, कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है, हमने एक इमेजिनरी लाइन ली, एक इमेजिनरी लाइन ली ए बी। अब इसके ऊपर क्या है, इमेजिनरी लाइन के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है भाई साहब, इक्विलिब्रियम में है। ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई दूसरे मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं इस साइड से और इस साइड से, वो बराबर फोर्स लग रही है। मतलब मान लो अरे भाई तुम क्यों बोल रहे हो बीच में, देखो मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये है एक इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में है, क्यों, क्योंकि लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल्स एक साइड से उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। सिमिलरली इस साइड के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं इस साइड ऐसे, और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। ये फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। ये देखो, ये जो शो किया गया है ये इक्वल एंड अपोजिट है। ये कौन है, वो एफ होता है। तो ये एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, उस इमेजिनरी लाइन की लेंथ के। हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे और साथ में लगा देंगे एक कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप एस भी मान सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट को आप एस भी मान सकते हो, सरफेस टेंशन ऐसे बोल सकते हो। तो सिग्मा हमने निकाला वो होगा एफ बाई में एल। तो न्यूटन मीटर इनवर्स होगी इसकी क्या यूनिट हो गई। ठीक है, इसी में बेस्ड इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक बार देख लेते हैं, बट उससे पहले सरफेस एनर्जी देखते हैं। क्या देखते हैं, सरफेस एनर्जी। द एक्स्ट्रा एनर्जी पोसेस्ड बाय द मोलिक्यूल ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ यूनिट एरिया compared to the molecule in the interior is called surface energy। ठीक है, या फिर ध्यान से सुनना, it is equal to the work done in increasing the area of surface film by unit amount। ध्यान से सुनना क्या बोला है, it is equal to the work done in increasing the area of surface film by unit amount। हमने सरफेस टेंशन बोली, आपने समझ ली कि भाई एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। अब क्या है कि मान लो हम सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं फिर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो भाई जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उनके पास क्या होती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर। अंदर वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ होती है, उस एनर्जी को यूज़ करके ये एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। ये होती है सरफेस एनर्जी। तो ये वर्क डन की फॉर्म में बता सकते हो कि एनर्जी इज वर्क डन। तो वर्क डन क्या है, इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म बाय यूनिट अमाउंट। तो सरफेस एनर्जी का एक प्रॉपर सा फॉर्मूला है, वो देख लेना, वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ऐसा यूनिट की बात करूँ तो वर्क डन क्या होता है, जूल, और इंक्रीज इन एरिया इज मतलब मीटर स्क्वायर, तो जूल मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस टेंशन। ये याद जरूर रखना कि जो सरफेस एनर्जी होती है, जो सरफेस एनर्जी होती है भाई साहब, वो बराबर होती है सरफेस टेंशन के, न्यूमेरिकली बराबर होती है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आप लोगों के काम आ जाएगी। तो ध्यान में रखना कि सरफेस एनर्जी क्या है, कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी रखते हैं एरिया को इंक्रीज करवाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू द जो इनर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आई चीज़ें। चलो अब आगे यार दो चीज़ों को पढ़ेंगे हम, दो फोर्स को पढ़ेंगे, एक होगी कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। इसके आधार पे हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखने वाले हैं फिर। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, ये होती है भाई, इट इज़ द फोर्स ऑफ, देखो को मतलब कॉमन, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस।
सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो कोहेसिव फोर्स कहलाती है। एडहेसिव फोर्स देखो ये कॉमन थी, ये दूसरी होगी, ये एक और दूसरे सब्सटेंस के बीच में लगेगी। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। तो ध्यान से याद रखना है, कोहेसिव फोर्स क्या होगी भाई, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और जो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसे एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस आधार पे हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब एंगल ऑफ कांटेक्ट को। बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना यार, समझ लेना। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। सबसे पहले ये हमने क्या बनाया, एक जार बनाया, कंटेनर बनाया, इसके अंदर है वाटर। अब वाटर की कुछ ऐसे शेप है, ऊपर से ऐसी शेप है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये जैसे कि यहाँ से कांटेक्ट में है, यहाँ से कांटेक्ट में है ना, सीरा हमें दिख रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है सरफेस ऑफ सॉलिड के साथ, कंटेनर के साथ, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड कंटेनर भाई कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और एक हमें क्या करना है, एक हमें जो सरफेस बना है उसके टेंजेंट, उसके साथ एक टेंजेंट बना देना है इनसाइड द लिक्विड ही, इनसाइड द लिक्विड ही। तो इनके बीच का जो एंगल कहलाएगा वो थीटा, वो कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। या ऐसे मान लो मरकरी है, कुछ ऐसे है, तो भाई सरफेस के साथ एक बना दो भाई, सबसे पहले तुम क्या बना दो, सरफेस के साथ एक टेंजेंट बना दो इस दिशा में। और अब लिक्विड ऐसी फॉर्म में है तो इसके साथ एक टेंजेंट बना दो, तो भाई ये हो गया। अब यहाँ पे लिक्विड का जो टेंजेंट था वो इनसाइड लिक्विड था, ये याद रखना, यहाँ बाहर की तरफ है, लेकिन जो सॉलिड का वो हमेशा लिक्विड में ही रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा। मतलब जो सॉलिड या सब्सटेंस के साथ हम टेंजेंट बनाएंगे वो हमेशा अंदर ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ इस केस में आ जाओ, इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना 90 डिग्री। कैसे कि यहाँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इनसाइड बनाओ, और ये है भाई सरफेस के साथ एक टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ, ये क्या हुआ 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलो तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड स्फीयर इनसाइड द लिक्विड। डेफिनेशन याद कर लेना, बाकी तरीका मैंने तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब आप लोग मतलब ये देखो, ये एक कॉनकेव शेप बना है यार, ये एक कॉन्वेक्स शेप बनी है, और ये एक प्लेन शेप बनी है। ठीक है, ये मरकरी है, ये प्योर वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि जब लिक्विड वेट करेगा सॉलिड सरफेस को, जब लिक्विड क्या कर दे, वेट कर दे सॉलिड सरफेस को, तो वहाँ पे क्या बनने वाला है, वहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस बनने वाला है। क्या बनने वाला है वहाँ पे, कॉनकेव मेनिस्कस बनने वाला है। ध्यान से सुनना, जब लिक्विड वेट कर दे किसको, सॉलिड सरफेस को, तो वहाँ पे क्या बनेगा, कॉनकेव मेनिस्कस बन जाएगा। अब लिक्विड क्या कर रहा है यार, सॉलिड सरफेस को क्या कर रहा है, गीला कर रहा है, सॉलिड सरफेस को क्या कर रहा है, गीला कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा हुई, तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी कोहेसिव फोर्स से, तो उस टाइम कॉनकेव मेनिस्कस बन जाएगा। चंद्रमा का आकार कुछ ऐसे बोलते हैं मेनिस्कस को, है ना। लेकिन लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, अगर लिक्विड सरफेस को गीला ना करें तो उस टाइम पे कॉन्वेक्स शेप बनने वाली। कैसी बनने वाली है भाई, कॉन्वेक्स बनने वाली है। या फिर आप बोलो कि एडहेसिव फोर्स जो होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो होगी वो क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। समझ में आ गई तीन चीज़ें। लेकिन प्लेन के लिए बात करें, प्लेन के लिए बात करें तो उस टाइम पे दोनों बराबर होंगी भाई। देखो जहाँ पे लिक्विड सरफेस को गीला कर रहा है तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, जहाँ पे गीला नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब एडहेसिव फोर्स कम है कोहेसिव से, और जहाँ पे वो प्लेन है तो इसका मतलब बराबर है। ठीक है, तो ये याद जरूर रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोगों को पता लगेगा कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, जो सॉलिड और लिक्विड कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनके नेचर पे। सॉलिड का जो सरफेस है वो कितना साफ़ है भाई साहब, क्लीननेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मीडियम अबव द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के ऊपर कौन सा मीडियम है, और टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने की एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किन किन पर डिपेंड कर रहा है भाई साहब। ठीक है, जल्दी से एक बार बताओ यार, फटाफट से जल्दी से एक बार बता दो। चलिए नेक्स्ट है ड्रॉप एंड बबल्स। क्या है बेटा जी, ड्रॉप एंड बबल है। जस्ट अ मिनट यार, एक कॉल आ रही है। चलो तो ये पॉइंट्स जो हैं भाई साहब इनको ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन में, पूछ लिया जाता है। कई बार होता है कि हाँ यार जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो
किन किन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉलिड पे, लिक्विड इन कांटेक्ट जो होते हैं, मतलब जो सॉलिड एंड लिक्विड कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके नेचर पे, और जो सरफेस कांटेक्ट में है वो कितना क्लीन है, मीडियम अबव फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ये 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रख लेने हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉप्स एंड बबल। तो इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, और फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया ही मतलब टॉपिक करेंगे जो कि वो बबल का प्रेशर ये वो नोट करने वाला, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो यार, होता क्या है, द फ्री लिक्विड ड्रॉप एंड बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। मतलब तुमसे कोई अगर पूछ ले कि जो फ्री लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं या फिर जो बबल्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप क्यों होते हैं, वो स्फेरिकल इन शेप क्यों होते हैं, तो आप लोगों को बोलना है कि वो सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं, वो एक मिनिमम एरिया जो है कंसिडर करना चाहते हैं। ड्यू टू सरफेस टेंशन द प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप एंड लिक्विड बबल इज मोर देन द प्रेशर आउटसाइड, ठीक है। होता क्या है, देखो, सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर इनसाइड है लिक्विड ड्रॉप के और लिक्विड बबल के, वो ज़्यादा होता है किससे, प्रेशर आउटसाइड से। ऐसा क्यों, देखो, अब लिक्विड ड्रॉप है तो आप बोलोगे कि उस पर सरफेस टेंशन लग रही है, सरफेस टेंशन लग रही है तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बाहर से ऐसे लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बबल है ऐसे, तो इसका मतलब अंदर प्रेशर यार ज़्यादा है ना, जो इसको इस प्रेशर को और इस प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। जो सरफेस टेंशन वाला जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक वाला जो प्रेशर, उसको बैलेंस कर रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनसाइड में प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। फॉर लिक्विड गैस इंटरफेस, मतलब लिक्विड एंड गैस इंटरफेस में क्या होता है, कॉन्वेक्स साइड जो होती है उसके पास हाई प्रेशर होता है। लिक्विड गैस इंटरफेस अगर है, मतलब कि अगर कहीं पे लिक्विड है, ठीक है, और साथ में क्या है, गैस है, और कोई शेप बन रही है, मान लो कुछ शेप ऐसे बन रही है, जो ये कॉन्वेक्स साइड हो गई, ये कॉनकेव साइड होगी, तो भाई जो कॉन्वेक्स साइड होगी उसके पास हाई प्रेशर होगा देन द कॉनकेव साइड ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं यार रिवीजन, तो रिवीजन के लिए ये पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रख लेना, मतलब इन पॉइंट्स की रिवीजन करनी है। अब बात करते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। होता क्या है एक्सेस प्रेशर, देखो, हमने एक लिक्विड ड्रॉप लिया जिसका रेडियस है आर, ठीक है, जिसका रेडियस है क्या है, आर है भाई साहब। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लिक्विड जो है भाई साहब वो क्या कर रहा है, ऐसे प्रेशर लगा रहा है आउटसाइड में, रेडियली आउटवर्ड जो है प्रेशर लगा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। ये इंक्रीज़ हो गया, मान लो अब यहाँ तक ये जो है ड्रॉप बन चुकी है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ है, तो ये कौन से वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, सरफेस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या हुआ भाई, रेडियस है आर ड्रॉप का, तो उस टाइम पे हम इसका इनिशियल सरफेस एरिया जो है वो लिख सकते हैं 4πr²। फाइनल सरफेस एरिया क्या हुआ भाई, अब जो रेडियस है वो क्या बन चुका है, वो आर प्लस में डी आर हो चुका है, थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो गया है, थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो गया है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4πr का स्क्वायर, मतलब आर इज आर प्लस डी आर का स्क्वायर हो गया, आर प्लस डी आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अभी अब ध्यान से देखना, अब ये बन चुका है आप लोगों के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको ओपन किया हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना जो छोटा सा इंक्रीमेंट हुआ रेडियस के अंदर उसका स्क्वायर हो रहा है, अब जो छोटा सा इंक्रीमेंट हुआ रेडियस के अंदर उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ये स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या समझूँ, इसका मतलब मैं क्या समझूँ भाई, ध्यान से देखना। देखो भाई, कोई छोटी सी चीज़ है, मतलब 0.05 है, तो वो मल्टीप्लाई हो रही है 0.05 से, जो वो और छोटी होगी या नहीं होगी, वो और छोटी होगी या नहीं होगी, मतलब 0.0025 ये और छोटी होगी या नहीं होगी भाई, ठीक है। तो इसका मतलब डी आर स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से नेग्लेक्ट करेंगे, हमारे पास फाइनल सरफेस एरिया आ जाएगा ये। अब टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन एरिया कितना हो रहा है वो निकाल लेंगे कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, हमारे पास आ गया एरिया का इंक्रीमेंट। अब हमने यहाँ पे जो सिग्मा माना है ना, वो सरफेस टेंशन माना है लिक्विड का, तो यहाँ पे एरिया क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम हुआ है ना भाई। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय डी इज गिवन बाय, तो वर्क डन कैसे होगा, देखो सरफेस एनर्जी क्या थी, वो थी वर्क डन, ऐसे था, देखो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन एरिया। तो वर्क डन अगर मुझे निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये जो एरिया है, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो इसमें मैं सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा,
किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा भैया, सरफेस टेंशन को। सर सरफेस टेंशन कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो सर सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई? अरे भाई मैंने बोला था ना कि न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी बराबर होते हैं, तो सिग्मा बराबर रख दिया किसके, सरफेस एनर्जी के। ठीक है, समझ में आई, बातें क्लियर हैं? चलो यार, अब W क्या होता है भाई, W तो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया, और ये हो गया साथ में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर P लिख दिया। एरिया कितना है भाई, स्क्वायर का स्टार्टिंग में कितना था, 4πr²। अब इंक्रीमेंट कितनी हो रही है उसका, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वो dr हो रहा है। तो वर्क डन की तो ये वैल्यू आ रही है ना, वर्क डन की ये वैल्यू आ रही है, तो इस वर्क डन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। एक प्रेशर डिफरेंस हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें एक प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना कि हमने एक लिक्विड ड्रॉप लिया है, यहाँ पे क्या था, लिक्विड ड्रॉप था, ये क्या था हमारे पास, लिक्विड ड्रॉप था ये हमारे पास, है ना। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, लिक्विड ड्रॉप था हमारे पास। ओके, तो इस लिक्विड ड्रॉप पे क्या होने वाला है कि भाई, अब ध्यान से देखो, हमें एक चेंज मिल चुका है प्रेशर का। देखो बाहर एक एक्सटर्नल प्रेशर, मैंने बोला कि बाहर एक एक्सटर्नल प्रेशर है और अंदर एक इंटरनल प्रेशर मैंने बोल दिया है। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि भाई लिक्विड की जो कॉनकेव साइड है, ये अंदर की जो साइड है कॉनकेव साइड है, वहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एक्सटर्नल से, मतलब PI माइनस PE जो है वो हो गया, और वो डिफरेंस आ चुका है कितना, 2 सिग्मा बाय आर। आर इज़ द रेडियस ऑफ द बबल, जो लिक्विड नॉट बबल, लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज़ें। अब ये कॉनकेव साइड में प्रेशर आ चुका है कि कितना है, कॉनकेव साइड का प्रेशर इज 2 सिग्मा बाय आर है। हमने इनसाइड का ज़्यादा कैसे बोला, अरे भाई बताया ना कि सरफेस टेंशन की वजह से भी प्रेशर अंदर की तरफ, फोर्स अंदर लग रहा है, प्रेशर अंदर लगेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अंदर लग रहा है, लेकिन फिर भी वो एक लिक्विड ड्रॉप है, वो कोलैप्स नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अंदर प्रेशर ज़्यादा है ना, तो ये आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब अगर तुम्हें सोप बबल दे दे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, जो सोप बबल होता है ना, उसमें क्या होगा, उसमें एयर दोनों साइड होती है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। ठीक है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, दोनों साइड होती है, तो इसके बाद मतलब 2 सरफेस एरिया हम काउंट करेंगे, मतलब 2 फ्री सरफेस होगी, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, और लेयर को ज़्यादा मोटी नहीं होती है, तो बस सिंपल वही एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल वही एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। बाकी वर्क डन आपने अभी पीछे निकाला ही है यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे, इक्वेट करेंगे, और सॉप बबल के लिए आ जाएगा 4 सिग्मा बाय आर। सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज सरफेस टेंशन। कई जगह तुम्हें एस मिलेगा तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट आता है यार कैपिलरी राइज, और इसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, मतलब ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर कोई फिर भी रह गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार। ठीक है, ध्यान से देखना, कैपिलरी राइज क्या होता है। देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे फ्लूइड ले रखा है एक कंटेनर के अंदर, यहाँ पे एक ट्यूब लगा दी। जैसे हमने एक ट्यूब लगाई तो इसमें फ्लूइड ऊपर की तरफ चढ़ गया, और उसने एक कॉनकेव शेप ले ली, यहाँ से यहाँ कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स साइड, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें जो लिक्विड का इंक्रीज होना या नीचे आना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भाई साहब, वो कहलाता है कैपिलरिटी। क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। ठीक है, ओके बेटा, कैपिलरी राइज का मतलब ये होता है कि लिक्विड का अप होना या डाउन होना कैपिलरी ट्यूब के अंदर। अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत बढ़िया चीज़ तुम्हें समझा रहा हूँ। ये फ्लूइड हमने लिया, ये फ्लूइड यहाँ से ऐसे बढ़ के ऊपर चला गया, और यहाँ पे ऐसे कॉनकेव शेप में बन चुका है, ऐसे कॉनकेव शेप में बन चुका है। अभी हमने एक बात करी कि लिक्विड का जो कॉनकेव साइड होता है, लिक्विड का जो कॉनकेव साइड होता है, उसमें जो प्रेशर होगा वो कितना है भाई साहब, उसमें जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। देखो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे किया ना, इसको उठाओ, यहाँ पे ले आओ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर है वो तो बता दिया था, 2 सिग्मा आर है। इसका मतलब अगर मैं अंदर का प्रेशर लिखना चाहता हूँ, कॉनकेव साइड का अगर मैं प्रेशर लिखना चाहता हूँ, तो वो आप लिखोगे P एक्सटर्नल प्लस 2 सिग्मा आर लिखने वाले हो, है ना, लिखने वाले हो या नहीं लिखने वाले हो भाई। और अगर मैं एक्सटर्नल का लिखना चाहता हूँ तो आप लिखोगे P इंटरनल माइनस 2 सिग्मा बाय आर लिखने वाले हो। यस और नो। ये एक्सटर्नल कहाँ है, कॉन्वेक्स साइड पे है। एक्सटर्नल कहाँ है, कॉन्वेक्स साइड पे है। एक्सटर्नल कहाँ है, कॉन्वेक्स साइड पे। ठीक है, तो यहीं पे आ जाओ। अब हमने देखा
कि ये जो है लिक्विड का ऐसे कॉन्केव शेप बनी है, तो यहाँ पे प्रेशर कौन होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पे कौन होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यस और नो, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ प्रेशर कितना हो सकता है यार, देखो ये कॉन्वेक्स साइड है। कॉन्वेक्स साइड क्या होता है, कॉन्वेक्स साइड क्या होगा, देखो कॉन्वेक्स साइड क्या होता है, कॉन्वेक्स साइड माइनस होता है। जो इंटरनल है ना, इंटरनल मतलब जो कॉन्केव की साइड प्रेशर है, जो कॉन्केव की साइड प्रेशर है उसमें से माइनस हो रहा है 2 सिग्मा बाय आर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये है कॉन्केव की साइड, अंदर कौन है, पी नॉट, माइनस होगा 2 सिग्मा आर, मतलब यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये है, देखो एक लेवल हमने लाइन लगा दी ऐसे, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है लिक्विड की, ये एच है। ये एक एक्स कुछ पॉइंट मैंने मान लिया कि ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लगेगा डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। यहाँ पे प्रेशर कितना भाई, पी नॉट माइनस 2 सिग्मा आर, ये है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ भाई। सिमिलर पॉइंट्स या बोलो कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर सेम होने वाला है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है यार, पी नॉट। यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा भाई, यहाँ प्रेशर कितना है वो आप लोगों को देखना। यहाँ कितना प्रेशर है, वो है पी नॉट माइनस 2 सिग्मा आर, प्लस में इस लिक्विड की हाइट का प्रेशर होगा, प्लस में इस लिक्विड की हाइट का प्रेशर रो जी एच। तो यहाँ का प्रेशर लिख दिया, तो यहाँ के पॉइंट के और यहाँ के पॉइंट को हम बराबर लिख सकते हैं, लिख दिया भाई। ये इससे कट हो गया, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितना आ गई, 2 सिग्मा अपॉन में कैपिटल आर रो जी आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो कौन है भाई, जो कैपिटल आर है ना, वो कैपिटल आर जो है वो मेनिस्कस का रेडियस है। मेनिस्कस मतलब जो कॉन्केव शेप बनी है ना, अगर हम उसको पूरा कंप्लीट करें, पूरा एक स्फेयर बनाए, तो वो रेडियस जैसे यहाँ पे बनाया हुआ, देखो ये यहाँ पे बना दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको जब मैं पूरा करूँगा तो ये जो रेडियस है वो इसका रेडियस है, ये मेनिस्कस का रेडियस है, ठीक है। अभी लिक्विड ऐसे है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये जो है ये ट्यूब का रेडियस है, ये स्मॉल आर है वो ट्यूब का रेडियस है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन रहा है कि एच जो है वो क्या है, 2 सरफेस टेंशन कोस थीटा अपॉन में रो जी आर, ये बन रहा है। लेकिन ये कैसे बन रहा है ध्यान से देखना। देखो यार, इसमें आर की वैल्यू को हम बदलते हैं, कैसे बदल पाएंगे। मैंने क्या करा है, सिर्फ ये ऊपर का पोर्शन लिया, ये ऊपर का पोर्शन लिया, ठीक है। अब ट्यूब का रेडियस मैंने मान लिया कि कितना है, स्मॉल आर है। ट्यूब का रेडियस कितना मान लिया मैंने, स्मॉल आर है, ठीक है। ये है मेनिस्कस का रेडियस आर, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या बना लिया, सबसे पहले बना लिया मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बन गया कॉन्टैक्ट एंगल, ये बना लिया ऐसे, ऐसे भाई बना लिया, ठीक है। ऐसे मैंने एक लाइन लगाई, ऐसे मैंने एक लाइन लगाई, इसको बोला मैंने ये थीटा है। अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ, ठीक है जी। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मेनिस्कस का, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा भाई, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, होगा। अगर ये थीटा है तो यहाँ से अगर इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो ये थीटा बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये भी थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ, है ना। तो ये कितना बनेगा भाई, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना बचा, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में वो कौन बचा, थीटा। तो मतलब यहाँ पे हमें ये जो थीटा मिल रहा है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ही है। अब यहाँ से हम कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, कोस निकाल लो। कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की वैल्यूज आर अपॉन में कोस थीटा, आर अपॉन में कोस थीटा। अब इस आर की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी और जो ऊपर नीचे करना हुआ उससे हमारे पास वैल्यू आ गई। तो समझ में आई चीज़ें कि भाई ये होता है हमारे पास, मतलब इतनी हाइट आ जाएगी, कितनी हाइट तक वो राइज हो रहा है। तो ये एक कैपिलरी राइज का जो है डेरिवेशन था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक रिवीजन वीडियो है बेटा जी, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार ज़रूर से देख लेना, और ये जो नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।